नमस्ते। आज हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक को पढ़ेंगे, जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित संस्मरण है। संस्मरण अर्थात स्मृतियों पर आधारित जो घटनाएं होती हैं, जिनको हम याद करते हैं और उनको याद करके जिसे हम लेखन का रूप देते हैं, वो संस्मरण कहलाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के द्वारा फादर कामिल बुल्के के स्नेहिल व्यक्तित्व को प्रकट किए हैं। किस प्रकार फादर कामिल बुल्के, जिनकी जन्मभूमि रैम्स चैपल थी और वे विदेशी होते हुए भी स्वयं को भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बनाया, भारत को अपना देश कहना, हिंदी भाषा के उत्थान के लिए संघर्ष करना, राम कथा पर शोध करना जैसी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी देश की भावी पीढ़ी को देने के उद्देश्य से ही सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने इस पाठ की रचना की। इस पाठ के द्वारा अगर हम सही मायने में कहें तो वह फादर कामिल बुल्के को श्रद्धांजलि भी देना चाहते हैं। बुल्के का भारत तथा भारतीय भाषा एवं संस्कृति से प्रेम ऐसे युवाओं के लिए भी उदाहरण है, जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति को सर्वोपरि मानते हुए अपने ही जन्मभूमि से यानी कि अपने ही देश से पलायन कर जाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फादर कामिल बुल्के के बारे में यहाँ कुछ बातें जानेंगे। तो फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम्स चैपल थी। रैम्स चैपल जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि है। फादर कामिल बुल्के के परिवार में उनके माता पिता, एक बहन तथा 2 भाई थे। पिता व्यवसायी और एक भाई पादरी थे। एक विवाहित भाई थे तथा एक बहन जो थी वह काफ़ी सख्त और जिद्दी थी। फादर कामिल बुल्के जब भारत आए तो यहाँ कोलकाता से BA, इलाहाबाद से MA तथा प्रयाग विश्वविद्यालय से शोध प्रबंध राम कथा, जिसका विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसके साथ साथ उन्होंने नीलपंछी नाम से मातृलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी रूपांतरण भी किया। हिंदी के प्रति उनके हृदय में अत्यधिक प्रेम था और वे हिंदी को हमेशा राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता उनके चेहरे पर झलक उठती थी। इसके साथ साथ वे हिंदी की उपेक्षा पर दुखी थे और यह दुख और भी गहरा हो जाता था जब स्वयं किसी हिंदुस्तानी या किसी भारतीय द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा की जाती थी। उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति से गहरा लगाव था। इसके साथ साथ वे बहुत ही मिलनसार और स्नेह वत्सल व्यक्ति थे। वह सुख में शुभाशीष तथा दुख में सांत्वना के जादू भरे शब्दों से दूसरों को शांति प्रदान करने का अद्भुत गुण था उनके अंदर। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उनकी आंखें नीली थी, रंग गोरा था, भूरी दाढ़ी थी, लंबा कद, सफ़ेद चोगा। इसके साथ साथ मानवीय गुणों के भंडार, प्रेम और करुणा का सजीव स्वरूप थे, बिल्कुल देवदार की घनी छाया के समान। वे सन्यासी होकर भी संबंधों की अंतरंगता को बनाए रखते थे। परिजनों के प्रति प्रेम, स्नेह और ममता, अपनत्व की भावना उनके अंदर व्याप्त थी। अब यहाँ हम चलेंगे पाठ की ओर कि किस प्रकार फादर बुल्के के निधन से लेखक दुखी हो जाते हैं। लेखक के अनुसार लेखक यहाँ कहते हैं कि फादर को जहरबाद यानी कि गैंग्रीन एक तरह का जहरीला और कष्टसाध्य फोड़ा होता है, जो पूरे शरीर में जहर फैला देता है। तो यही कहते हैं कि लेखक के अनुसार फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था और इसी कारण लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है कि यह प्रश्न किस ईश्वर से पूछें कि जिसकी रगों में दूसरों के लिए हमेशा मधुरता के अतिरिक्त और कुछ नहीं था, यानी कि जिसके रगों में यानी कि नस-नस में दूसरों के लिए हमेशा प्रेम, अपनत्व की भावना भरी थी, उसके लिए इस प्रकृति ने जहर का विधान ही क्यों चुना। वैसा व्यक्ति जिसका प्रभु में
अत्यंत विश्वास था और यह प्रभु में विश्वास ही उनका अस्तित्व था, फिर भी शरीर की ऐसी यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी घड़ी में क्यों दे। यानी कि लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है और वह इस प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करते हैं कि जिस व्यक्ति के मन में, हृदय में हमेशा दूसरों के लिए मधुरता व्याप्त थी, जिसने अपना सारा जीवन दूसरों के लिए समर्पित कर दिया और जिसका ईश्वर के अस्तित्व में काफी विश्वास था, उसी व्यक्ति को ईश्वर ने जीवन की आखिरी घड़ी में इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी। अब उनके व्यक्तित्व का परिचय देते हुए सर्वेश्वर दयाल जी सक्सेना कहते हैं कि एक लंबी और पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति, गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को उत्सुक, ममता और अपनेपन की भावना से भरपूर, जो हर एक के लिए प्रिय था। लेखक 35 साल से इसके प्रत्यक्ष गवाह थे। जब फादर इलाहाबाद में थे और जब वे दिल्ली आते थे तो आज भी लेखक उनकी बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं। लेखक कह रहे हैं कि फादर कामिल बुल्के की आंखें नीली थी और वे हमेशा दूसरों को बाहें खोलकर गले लगाने को उत्सुक रहती थी। ममता और अपनापन की भावना से वह भरपूर थे। 35 साल से लेखक से उनका मधुर संबंध था। जब फादर इलाहाबाद में थे तब भी और जब वे दिल्ली चले गए लेखक तब भी वह उतने ही अपनापन से मिलते थे और लेखक को देखते ही उनको गले से लगा लेते थे और उन बाहों का दबाव, आज जब फादर कामिल बुल्के इस दुनिया में नहीं है फिर भी उन बाहों का दबाव अपनी छाती पर महसूस करते हैं। लेखक को यहाँ फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत जैसा लगता। उनको देखकर ऐसा लगता जैसे पवित्र जल में स्नान किया हो। उनसे बात कर ऐसा लगता था जैसे कि कोई कर्म करने का संकल्प किया हो। तो यहाँ कह रहे हैं लेखक कि फादर कामिल बुल्के आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको याद करने, जब वो उनको याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी स्मृतियाँ, उनके आशीर्वाद तथा वचन शांत संगीत की तरह उनके मन को शांति पहुंचा रहे हैं। उनकी सारी बातें संगीत की तरह उनके मन में गूंजती रहती हैं। इसके बाद लेखक को वह दिन भी याद आते हैं जब परिमल समूह में, परिमल एक साहित्यिक संस्था थी, उस साहित्यिक संस्था में सभी साहित्यकार एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसमें सबसे बड़े फादर कामिल बुल्के थे। और जब सभी हंसी मजाक में शामिल रहते तो फादर कामिल बुल्के भी उसमें उपस्थित होते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति आसक्ति रहित होती थी, यानी कि वह उसमें निर्लिप्त रहते थे। लेकिन जब भी गोष्ठियों में कुछ बहस होती तो गंभीर बहस करते और जितने भी परिमल समूह के जितने भी सदस्य थे उनकी रचित रचनाओं पर बेझिझक अपनी राय और सुझाव भी दिया करते थे। इसके बाद लेखक कहते हैं कि किसी भी सदस्य के घर अगर कोई उत्सव और संस्कार होता तो वे बड़े भाई और पुरोहित की तरह सभी को आशीर्वाद देते हैं। यानी कि पारिवारिक उत्सवों और साहित्यिक गोष्ठियों में वे शामिल होते तो लगता कि घर का कोई बड़ा या पुरोहित है और उनके संरक्षण में शांति और सुकून मिलता। इसलिए फादर की उपस्थिति उनको देवदार की छाया जैसी लगती, जैसे कि एक वृक्ष की शरण में लोग आते हैं, एक विशाल वृक्ष की शरण में, तो उनको जो छाया मिलता है, जो सुकून मिलता है, वही सुकून जो है वह उनके समीप आने पर मिलता था। लेखक को याद है कि किस प्रकार फादर ने उनके बच्चे के मुंह में पहली बार अनाज डाला। यानी कि लेखक के बच्चे के अन्नप्राशन संस्कार में उपस्थित होकर बच्चे के मुख में अन्न डालते समय फादर ने नीली आंखों से जो वात्सल भाव दर्शाया था, उसे देखकर लेखक को ऐसा लगा था कि उनके शुभाशीषों और स्नेह की छाया देवदार जैसी ठंडी तथा घनी है, जिसके तले उनके बच्चे का भविष्य मंगलकारी ही होगा।
कहते हैं कि अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा। लेखक के पास आकर रुकते, साइकिल से मुस्कुराते हुए उतरते और कहते हैं कि उनकी रचनाएं पढ़ ली हैं। अपने विचार प्रकट करते, उनको कभी क्रोध में नहीं देखा और जब भी देखा तो जोश में, ममता और प्यार से लबालब ही देखा। लेखक को आश्चर्य होता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे उत्पन्न हुई, जबकि उनके घर में 2 भाई, 1 बहन, माँ और पिता सभी थे। और लेखक ने जब भी उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने देश की याद आती है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनका देश तो अब भारत है। जन्मभूमि की याद के बारे में पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी जन्मभूमि रैम्प चैपल बहुत सुंदर है, उन्हें उसकी याद आती है, पर सबसे ज़्यादा याद घर में माँ की आती है। फादर को अक्सर लेखक ने अपनी माँ की यादों में खोई हुई देखा। उनकी माँ की चिट्ठियाँ उनके पास आती, जिसे वे अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को दिखाते थे। पिता और भाइयों के प्रति उनके मन में कोई खास लगाव नहीं था। पिता व्यापारी थे, 1 भाई वहीं पादरी थे और 1 भाई काम करते थे, जिसका परिवार भी था। लेकिन उनकी एकमात्र इकलौती बहन जो थी, वह बहुत सख्त और जिद्दी थी और उसने अपनी जिद के कारण बहुत देर से शादी की। फादर को उसकी शादी की चिंता थी, जिसे वे एकाध बार अपने विचारों से प्रकट भी कर चुके थे। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। प्रभु की इच्छा से सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन भूल गया, भारत आ गए। उनकी माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया। इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी होने जब वे धर्म गुरु के पास गए और कहा कि वे सन्यास लेना चाहते हैं, तो एक शर्त रखी कि वे भारत जाएंगे। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है और उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए, क्योंकि उन्हें भारत और भारतीय संस्कृति से बहुत गहरा लगाव था। यही कारण था कि वे अपनी जन्मभूमि छोड़ भारत आ गए। सबसे पहले जीसस संघ से 2 साल पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की। 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए और फिर इलाहाबाद से एमए किया। उसके बाद उन्होंने शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में राम कथा उत्पत्ति और विकास पूरा किया। यानी कि उनके शोध का विषय था राम कथा उत्पत्ति और विकास, और इसके कई अध्याय परिमल में पढ़े गए थे। परिमल यानी कि जो एक साहित्यिक संस्था थी, जिसमें सभी प्रकार के लेखक और कवि उस साहित्यिक गोष्ठियों में भाग लेते थे। इसके अतिरिक्त फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर नील पंछी के नाम से किया। बाद में ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए और यहीं उन्होंने प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, बाइबल का अनुवाद भी किया। बीमार हुए, पहले पटना, उसके बाद दिल्ली आए और चले गए 47 वर्ष देश में रहकर और 73 वर्ष की जिंदगी जीकर। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थी। कभी कभी लगता कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, जिससे रिश्ता बनाते फिर तोड़ते नहीं थे। जब भी दिल्ली आते, गर्मी सर्दी बरसात झेलकर वे लेखक से मिलने जरूर जाते। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की उन्हें बहुत चिंता थी और अपनी पीड़ा को व्यक्त करते वह अकाट्य तर्क देते। इसी बात पर उन्हें झुंझलाते हुए भी देखा गया। जब हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा की जाती थी तो उन्हें बहुत दुख होता था। इसके साथ साथ हर किसी से घर परिवार के बारे में, निजी दुख तकलीफ के बारे में पूछना उनका स्वभाव था। बड़े से बड़े दुख में उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द दुखी जीवन में ऐसी रोशनी भर देते थे जो किसी गहरी तपस्या से प्राप्त होती थी। जब लेखक की पत्नी और पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो फादर द्वारा कहे गए शब्द हर मौत दिखाती है जीवन की को नई राह, उनको शांति प्रदान करते थे। फादर बुल्के की अंतिम यात्रा। फादर उसके बाद बीमार हो गए। दिल्ली में थे तो लेखकों को पता ही नहीं चला।
लेकिन जब लेखक को पता चला तो लेखक ने उन्हें देखा तो वे बाहें खोलकर गले नहीं लगा सकते थे, अर्थात अब वे इस दुनिया को छोड़कर के जा चुके थे। उनकी बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत के जिस्म में पड़ी थी। उनके चेहरे से बरसने वाली शांति स्थिर हो गई थी। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली में कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी में से उतारा गया। फादर के पार्थिव शरीर को सबसे पहले कब्र के ऊपर लिटाया गया। रांची के फादर फास्कल तोयना के द्वारा मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू हुआ। उन्होंने हिंदी में मसीही विधि से प्रार्थना की। फिर संत जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि फादर बुल के धरती में जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हों। फिर देख कब्र में उतार दी गई। लेखक नहीं जानते थे कि कभी फादर बुल्के ने सोचा था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, यानी कि यहाँ इस भारत में अपना कहने के लिए उनका कोई नहीं था। लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव, अपने ममत्व से यहाँ सभी लोगों को अपना बना लिया था। यही कारण है कि उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। इस प्रकार फादर कामिल बुल्के हमारे बीच से चले गए। ये सबसे अधिक छायादार, फल फूल गंध से भरे और सबसे अलग, सबसे होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहलहाते खड़े थे। इनकी स्मृति उन सबके मन में जो उनके निकट थे किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बनी रहेगी। और लेखक भी उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धानत हैं। धन्यवाद।